हैं उनसे जुड़ें, और सभी समाज सेवी संगठनों को जोड़ते हुए, और हम तो कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, उनका तो ये राजनेता दोहन कर रहे हैं। बिल्कुल जिन सही बात। जिन जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए जुलूस निकाले, धरना दिए, आम सभाएं निकाली, जी और इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दी, जी। उनके साथ ये विश्वासघात करके जो है ना अपराधियों को, बाहुबलियों को और दुष्टों को जो है ना टिकट दे रहे हैं, बिल्कुल ये सही। ये शुद्ध जो है ना अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? सर एक्चुअली में क्या है कि जब हमारा उद्देश्य गलत होगा ना सर, तो वो तो चालाक लोग बैठे ही हैं। वो कोई संत महात्मा तो थे नहीं जो राज सत्ता पे कब्जा कर लिया उन्होंने। हाँ हाँ। तो वो भली भांति जानते हैं कि आज जो कार्यकर्ता झंडा उठा के बेशक हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्ला रहा है, राष्ट्रभक्ति चिल्ला रहा है, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि सत्ता पाते ये भी उसी में सम्मिलित हो जाएगा। तो नहीं, लेकिन वो सत्ता में सम्मिलित उनको कर ही नहीं रहा है ना, उनको टिकट भी नहीं दे रहे हैं, उनको वो भी नहीं कर रहे हैं। उनको तो जो है ना उन्होंने टटुआ गुलाम बना के रखा हुआ है। पोलिंग बूथ पे ड्यूटी करने के लिए 1,000 रुपए दे दिए, फलाना करने के लिए कुछ दे दिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए इतने पैसे दे दिए। इस तरीके से उनको एज ए जो है बंधुआ मजदूर के बतौर यूज कर रहा है, एंड दे आर बीइंग टेकन एज ए ग्रांटेड। सर ये जब किसी को पद और प्रतिष्ठा की लालच पड़ जाती है ना सर, क्योंकि जब नहीं, उनको तो बेचारों को पद और प्रतिष्ठा भी नहीं मिल रही है ना। वो तो बेचारे जो है ना घूम रहे हैं, इनके जो है ना कार्यकर्ता कह के, हो सकता है थोड़ा बहुत लाभ कार्यकर्ता के नाम पे इनको मिल जाता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कुछ दूध के धुले हुए हैं, वो भी थोड़ा बहुत इसी में बहती गंगा में वो भी कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने इतनी मेहनत की हो, और यदि उनको ठीक ढंग से कल्टीवेट करके उन्हें और बड़ी लार्जर जिम्मेवारी दी जाए, क्योंकि जो लोग जो है खुद को राजनेता बनाए हुए हैं, उनकी खुद की शिक्षा क्या है, उनकी सोच क्या है, वो इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कोई उन्होंने मापदंड, मानक और कोई ऑब्जेक्टिव तय किया हुआ है कि उनका एक ही काम है कि सत्ता में कैसे बने रहें? सर मेरा पिछले क्योंकि मेरा आपके जितना मैं तो इतना ना मेरी वरिष्ठता है ना मेरी उम्र है, पर 10 वर्ष का जो मेरा सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यकाल रहा है सर, उसमें मैंने ये देखा है आम कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, जो एक बड़े पद पे रहे व्यक्ति, जो यानी ऊंचे ऊंचे पदों पे रहे व्यक्ति, देखिए जो ऊंचे पदों पे बैठा हुआ व्यक्ति है जी, वो विद्वान होने के साथ साथ इतना स्वार्थी व्यक्ति है कि आप ये बताओ कि देश के राष्ट्रपति के पास जो है कोई आर्टिकल संविधान में घुसेड़ने की ताकत नहीं है, दी नहीं है संविधान ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना राजेंद्र प्रसाद पे दबाव बनाकर आर्टिकल 35A संविधान में कैसे घुसेड़ दिया? और आप ये बताइए कैसी हमारी सुप्रीम कोर्ट है, 2014 में PIL लगाई गई कि साहब आर्टिकल 35A संवैधानिक तरीके से संविधान में घुसेड़ा गया है, इसे रद्द किया जाए। तो 2014 से 2019 तक जो है ना उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 2019 में जब जो है ना भाजपा ने उसे हटाया, तब तक जो है ना, और भाजपा ने भी हटाते वक्त नहीं कहा कि जो है ना कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक तरीके से घुसाड़ा था। कम से कम इतना तो कह ही देते, कम से कम वो इतना राजनीतिक लाभ ही ले लेते। भाई ये मुद्दा तो बनाना चाहिए था ना कि ये आर्टिकल संविधान में पहुंच कैसे गया, किस ताकत के तहत और किस शक्ति के तहत पहुंचा गया है। सर मैं आपको 1952 का एक वो बता रहा हूँ, बिल आया 1952 में, जिसमें एक प्रावधान है, कॉपीराइट एक्ट कहते हैं सर इसको। इस कॉपीराइट एक्ट में आप प्रधानमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री प्लस जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर, इनके नाम से आप ना कोई संस्था लगा सकते हैं, ना कोई राजनीतिक दल खड़ा कर सकते हैं, ना दुकान खोल सकते हैं। आप सीटिंग नेहरू जी के कार्यकाल में, नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय ये नाम लिखा गया जवाहरलाल नेहरू प्लस प्रधानमंत्री। अच्छा। यानी हाँ जी, ये एक्ट में लिखा हुआ है सर, कॉपीराइट एक्ट में। अच्छा। तो आप ये देखिए एक प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ आदमी, वो अपने नाम प्लस प्रधानमंत्री, यानी किसी भी प्रधानमंत्री के नाम से आप ये एक्ट नहीं लगा सकते। मतलब वो तो आप इन व्यक्तियों ने अपने आप को संविधान के ऊपर माना, संविधान के साथ बलात्कार किया जी, उसके प्रति अत्याचार किया। आप बताइए ढेर सारे कानून आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन में बनाए गए हैं।
बिल्कुल सही बात। आपका फंडामेंटल राइट कह रहा है कि नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। जी और इन लोगों ने दुष्टता पूर्वक इस आधार पे जो है ना सैकड़ों जो है ना नियम कानून बना के जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन किया, तो वो एकदम शुद्ध दुष्टता है। इनके लिए एक ही चीज है, ये बताइए, जी यदि इतने वर्षों से भारतीयों पर जो है ना अत्याचार हो रहा था, क्योंकि जी, जो मुसलमान भी हैं वो भी तो भारतीय हैं और हिंदू ही थे पहले, ठीक है ना। बिल्कुल जो बिल्कुल सही। तो जो है उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया, उनके साथ बलात्कार से लेकर जितनी भी चीजें हैं वो सब हुई हैं। उनकी जो है ना बौद्धिक ज्ञान को, उनके संस्कार को, उनके जो है ना सब चीजों को, कस्टम को, कल्चर को, सबको जो है ना प्रताड़ित करने की कोशिश किया गया। जी तो जब आप स्वतंत्र हो गए तो सबसे पहले आपको अपने उसको रिजुवनेट करना चाहिए था या तुष्टिकरण का भाव काम करना चाहिए था। मैं तो यदि होता तो मैं तो जो है भारत के जो बौद्धिक विकास और बौद्धिक ज्ञान और वैदिक कल्चर, जिसके बारे में 1835 में दो अंग्रेजों ने, लॉर्ड मैकाले ने और लॉर्ड उसके बॉस थे लॉर्ड विलियम एडम, जी उन्होंने 1780 पेज की एक रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की थी, जिसका जी ओपनिंग रिमार्क था कि मैंने 3 साल तक भारत के हर जो है ना नूक एंड कॉर्नर का भ्रमण किया है जी। और मैंने कोई गरीब और भिखारी नहीं देखा है। दिस इज द ओपनिंग रिमार्क ऑफ 1780 पेज रिपोर्ट which has been submitted by the Lord Macaulay and Lord William Adam in British Parliament सर in, I think, in February 1835। ये तो जब आपने शुरू में अभी जब गोपाल भाई से बात करी ना, हाँ, और आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि भारतीय कभी लाचार रहा ही नहीं पैदा